Welcome to Ashchand Academy. My name is Aditya, and we are again back with another video on the famous books that you are already reading for class 9th biology, written by P.S. Verma and V.K. Agrawal. So these books are augmentary books published by Ashchand Publishing for your curriculum. And in this book, you have the complete syllabus of biology, जिसमें हम अब तक 2 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं और ये वीडियो 3rd चैप्टर का है, इंट्रोडक्टरी वीडियो है। 3रा चैप्टर अब हम शुरू करेंगे। सो द 3rd चैप्टर इज अबाउट बायोडाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। इससे पहले कि हम इस चैप्टर को शुरू करें, थोड़ा सा मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में आपको दे देता हूँ, एक फैमिलराइज करा देता हूँ आपको कि इसमें क्या पढ़ेंगे। तो हमारे चारों तरफ जो लाइफ है, चाहे वो प्लांट की लाइफ हो, चाहे एनिमल्स की लाइफ हो, वो कितनी डाइवर्स है, कितने तरह के ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलते हैं, उसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी आपके लोकल एरिया की हो सकती है, आपके घर के चारों तरफ की बायोडाइवर्सिटी हो सकती है, या पूरे देश की बायोडाइवर्सिटी हो सकती है, और इट कुड बी द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द एंटायर कंटिनेंट। सो when we study biodiversity, when we study about the life forms, we always tend to classify them. आप अगर अपने घर के आसपास ही देखेंगे तो you can find variety of plants. कुछ छोटे प्लांट ग्रास होगी, कुछ बड़े प्लांट होंगे, कुछ फूल वाले पौधे होंगे, कुछ कैक्टस होंगे, इतने तरह के तो आपको प्लांट्स ही मिल जाएंगे। और अगर एनिमल्स की बात करें तो बहुत सारे तो पेट एनिमल्स भी होते हैं, कैट है, डॉग है, कई बार आपको हॉर्सेस देखने को मिलेंगे, डंकीज, कभी कभी एलिफेंट्स, कैमल्स, इतने सारे एनिमल्स तो आप देख ही लेते हो। तो ये तो एक विजिबल बायोडाइवर्सिटी है, लेकिन इसके अलावा और कई हज़ारों लाखों ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमने नहीं देखे हैं, लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं, किसी ना किसी ने देखे हैं और वो डॉक्यूमेंटेड हैं। और बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो अभी तक डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है, जिनके बारे में पता ही नहीं है, बट एक्सपेक्टेड है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे। जैसे कि अमेज़न के जंगलों में आज तक हम लोग नहीं जा पाए हैं, पूरी तरह उन्हें नहीं देख पाए हैं। तो बहुत सारी स्पीशीज़ माना जाता है कि अमेज़न के फॉरेस्ट में अभी भी हैं। समुद्र के अंदर हम बहुत डीप तक नहीं जा पाए हैं, सारा समुद्र हम नहीं देख पाए। वी हैव नॉट इवन सीन ऑल द ओशंस until the entire depth. So we don't know what may be there. So that entire thing is called as biodiversity. और उसी बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए ये चैप्टर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आई होप यू विल एंजॉय दिस चैप्टर। आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और हम इस वीडियो के थ्रू जब समझेंगे तो उसमें भी आपको अच्छा लगेगा। तो ये चैप्टर शुरू होता है बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, एक ब्रीफ नोट से, जिसमें हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है कि बायोडाइवर्सिटी सबसे पहले जो वर्ड है वो कहाँ से आया, किसने कॉइन किया। सो यू शुड रिमेंबर द नेम ऑफ दिस पर्सन, वॉल्टर जी रोजन, जिन्होंने 1986 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी टर्म कॉइन किया था। रिलेटिवली न्यू है ये टर्म, इट इज़ नॉट दैट ओल्ड एज कम्पेयर टू द साइंस ऑफ बायोलॉजी, बट दिस इज अ टर्म विच इज रेफरिंग टू डिफरेंस इन द ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे से अंतर होता है, जो उनमें डिफरेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कलर, इंटरनल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, बिहेवियर, हैबिट्स। सो अभी ये माना जाता है कि देर आर करेंटली 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर ऑल डाइवर्स। वो एक दूसरे से डाइवर्स हैं, हैबिट्स में, कलर में, चीज़ों में। तो उसी को स्टडी करने का जो तरीका है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एंड in order to understand biodiversity, we will have to definitely classify organisms. तो इस चैप्टर में क्लासिफिकेशन की भी हम बात करेंगे। So specifically, since you are most of you are Indian viewers and this textbook has been written for the Indian curriculum, so we should also focus on a point that has been highlighted here about Indian biodiversity. India across the globe has one of the largest biodiversity centers. इंडिया में 12 जो मेगा बायोडाइवर्सिटी सिटीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं दुनिया में, उनमें से एक है। और इंडिया में 10 बायोजोग्राफिकल डिविजन्स हैं। देयर आर 10 बायोजोग्राफिकल डिविजन्स एंड देयर आर इवन 2 hotspots in the India which contain large biodiversity. One is in the Kerala region, if there are viewers from Kerala and the coastal areas, or if there are viewers from northeastern part of the country, then you must look around and you must feel lucky about it that you are in a biodiversity hotspot. अगर आप
मेघालय, चेरापूंजी, मिजोरम की तरफ हैं तो वो भी एक बायोडाइवर्सिटी रीजन है। और अगर आप केरला की तरफ से इन वीडियोस को देख रहे हैं तो आप भी एक बायोडाइवर्सिटी रीजन में हैं, जहां पर इंडिया में सबसे ज़्यादा डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स देखने को मिलती हैं। तो ये जानने के बाद कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्लासिफिकेशन को समझना। तो अगर हम आगे चलें तो हम देखेंगे कि इस बुक में क्लासिफिकेशन जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वो यहाँ से शुरू होता है और हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कैसे किया जाता है, किस तरह से उनको ग्रुप किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम क्लासिफिकेशन को डिटेल में देखें, एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसके बारे में भी मैं आपको देना चाहूँगा। सो द मोस्ट एक्सेप्टेड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज 5 kingdom classification. And what do we mean by 5 kingdom classification? Actually सारे लाइफ फॉर्म्स को एक टेक्सोनोमिक ग्रुप या आप समझ सकते हैं कि हायरार्कियल ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें इनको डिवाइड किया गया है। तो वो 5 ग्रुप कौन कौन से हैं जिनमें इनको कैटेगराइज किया गया है? द फर्स्ट ग्रुप इज दैट ऑफ बैक्टीरिया। जितने भी बैक्टीरिया हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सिंगल सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, तो उनको हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो इनका एक अलग ग्रुप बना दिया गया है। इसके बाद दूसरा ग्रुप जो है वो यूकैरियोटिक, यानी कि न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिजम्स, जिनके अंदर न्यूक्लियस हैं लेकिन वो सिंगल सेल के हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें सिंगल सेल है लेकिन न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। बैक्टीरिया में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था। फिर एक ग्रुप है जिसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो अपना फूड है वो डेड एंड डिकेड मैटर से लेते हैं। उनमें से ज़्यादातर मल्टी सेलुलर ही हैं। सो दे आर डेट्रीवोरस, या आप कह सकते हैं सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक का मतलब होता है डेड और डिकेड ऑर्गेनिज्म को फूड की तरह यूज करने वाले। ये एक तरह के ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है। फिर चौथा ग्रुप जो है वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स का है जो फोटोसिंथेटिक हैं, यानी कि अपना खाना वो खुद बना सकते हैं। उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। और पांचवा ग्रुप जो है, perhaps we belong to that group, that is of organisms which cannot make their own food but they need other organisms as food, and we call them as heterotrophs, which depend on other living organisms for their food. तो इस तरह से 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया है लाइफ फॉर्म्स को। दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ डिविजन एंड दिस इज द बेसिस ऑफ डिविजन। इसी बेसिस पर जो ये 5 ग्रुप्स हमने जिनकी बात की यहाँ पर, दे हैव बीन गिवन डिफरेंट नेम्स, इनको नाम दिए गए हैं। द फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड एज मोनेरा, सेकेंड ग्रुप इज कॉल्ड एज प्रोटिस्टा, थर्ड ग्रुप इज कॉल्ड एज फंजाई, फोर्थ ग्रुप इज कॉल्ड एज प्लांट्स, एंड फिफ्थ ग्रुप is called as animals or animalia. So this is called as 5 kingdom classification. So this was the scheme of classification. ये basic idea था classification का। अब हम इन सारे जो kingdoms हैं पांचों, इनके quickly जो points इस book में दिए हुए हैं उनको हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पहला kingdom यहाँ पर क्या है, kingdom मोनेरा। मोनेरा किंगडम, इसको प्रोकैरियोटा भी कहते हैं क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है सेल्स में, और ये मोस्टली बैक्टीरिया को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। बैक्टीरिया इनके अंदर होते हैं। तो कई तरह के बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। बैक्टीरिया भी अलग अलग नेचर के होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बहुत पुराने टाइम से, जब अर्थ डेवलप हुई थी उस टाइम से अर्थ पर प्रेजेंट हैं। लाइफ की कोई और फॉर्म नहीं थी लेकिन ये बैक्टीरिया पहले से थे, इसलिए इनको नाम दिया जाता है आर्की बैक्टीरिया। Archaea means very old, ancient. So these ancient bacteria live in conditions which were present or prevailing at the time when Earth was very old.
जब अर्थ बन रही थी उस टाइम पर अर्थ में बहुत हार्श कंडीशंस थी, कहीं वॉल्केनोज थे, कहीं पर हॉट वाटर स्प्रिंग्स थे। सो आज भी ये आर्कीबैक्टीरिया कहाँ मिलते हैं? ऐसी ही एडवर्स कंडीशंस में दे आर प्रेजेंट इन gases like ammonia, methane, hydrogen sulfide, volcanoes. So there are plenty of examples of such bacteria. They have been given different names according to where they are found. Methanogens जो मीथेन वाले environment में मिलते हैं जहाँ पर मीथेन बहुत ज़्यादा है। Thermoacidophiles जो ऐसी जगह जहाँ पर बहुत गर्म पानी रहता है, आपने कभी कभी हॉट वाटर स्प्रिंग्स का नाम सुना होगा, ज़मीन में से गर्म पानी निकलता है, तो उस गर्म पानी में इस तरह के बैक्टीरिया रहते हैं, बॉइलिंग वाटर में बैक्टीरिया रहते हैं, दे आर कॉल्ड एज थर्मोएसिडोफाइल्स। हेलोफाइल्स, समुद्र में जहाँ इतनी सैलिनिटी होती है, जिस पानी को हम पी लें एक गिलास तो मर जाएंगे, दिस इज द डिग्री ऑफ सैलिनिटी ऑफ मरीन वाटर, लेकिन वहाँ भी कुछ बैक्टीरिया मिलते हैं, वो एक्सट्रीमोफाइल हेलोफाइल्स कहलाते हैं। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सम आर्कीबैक्टीरिया। आगे हम चलें तो हम देखेंगे कि ट्रू बैक्टीरिया जो आर्कीबैक्टीरिया से इवॉल्व हुए, ट्रू बैक्टीरिया ये भी मोनोनन्स को बिलोंग करते हैं। तो इनमें जो बेसिक स्ट्रक्चर है इनका वो देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। आप इस डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं कि एक बैक्टीरिया कैसा दिखता है टिपिकली। सो एनी बैक्टीरिया वुड हैव एन आउटर बाउंड्री, किसी भी बैक्टीरिया में एक बाहरी बाउंड्री होगी विच विल बी कॉल्ड एज सेल वॉल, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, और कभी कभी सेल वॉल के ऊपर कुछ थिक सिक्रीशंस भी होते हैं, दे आर कॉल्ड एज कैप्सूल। एंड देन the inner mass or inner liquid inside the bacteria will be called as cytoplasm, उसको हम cytoplasm कहेंगे। Now besides cytoplasm it will also have something which will control its genetics or genes, that will be chromosome, and since they are prokaryotic, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक हैं तो इनमें ये क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में ही होता है, इसके लिए कोई अलग से एक चेंबर नहीं होता है, अलग से कोई पार्ट नहीं होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। देन कपल ऑफ अदर थिंग्स विल बी देयर, लाइक देयर विल बी राइबोसोम्स विच हेल्प इन मेकिंग प्रोटीन्स, देयर विल बी मेसोसोम, दिस इज अ फोल्डेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स, ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। देन देयर विल बी सम हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स विच विल हेल्प इन लोकोमोशन, फ्लैजिला और पिलाई। So these things are essential components of a bacteria and typically a bacteria looks like this. तो इस तरह से बैक्टीरिया दिखाई देता है, इसे हम यू बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया जो जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको दो ग्रुप्स में हम डिवाइड भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन अ स्पेशल टाइप ऑफ स्टेनिंग टेक्निक कॉल्ड ग्राम स्टेनिंग। सो सम बैक्टीरिया on the basis of gram staining they take that gram stain and they appear purple. वो ग्राम स्टेन नीले रंग की होती है, जब आप उसको बैक्टीरिया पर डालते हैं तो वो बैक्टीरिया कैसे हो जाते हैं, दे बिकम ब्लू और वायलेट टू बी मोर स्पेसिफिक। सो दोज बैक्टीरिया विच टर्न वायलेट ऑन ग्राम स्टेनिंग दे आर कॉल्ड एज ग्राम पॉजिटिव, एंड दोज विच डोंट टेक दैट स्टेन, जो वो स्टेन को नहीं लेते हैं, दे आर कॉल्ड एज ग्राम नेगेटिव। तो किसी भी बैक्टीरिया को हम इस ग्रुप से डिवाइड कर सकते हैं, या तो वो ग्राम पॉजिटिव होंगे या वो ग्राम नेगेटिव होंगे। ये बैक्टीरिया को कैटेगराइज करने का, फर्दर डिवाइड करने का एक आसान तरीका है। बैक्टीरिया को हम उनके शेप के आधार पर भी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप वी कैन फर्दर क्लासिफाई देम, क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग तरह के बैक्टीरिया, ये माइक्रोस्कोप से देखे गए। कुछ गोल होते हैं, दे आर कॉल्ड एज कोकस, दो एक साथ हो तो डिप्लोकोकस, एक अकेला हो तो मोनोकोकस, बहुत सारे हो तो टेट्राकोकस, और अगर एक चेन हो तो स्ट्रेप्टोकोकस। दिस इज हाउ दे आर नेम्ड। अगर वो सिलेंड्रिकल हो, सिलेंडर की तरह हो, तो वो कहलाते हैं बैसिलस। अब डिपेंड करता है कि कितने सिलेंडर हैं, कितने एक साथ जुड़े हुए हैं। अगर एक ही है तो बैसिलस, दो है तो डिप्लोबैसिलस, और बहुत सारे हैं तो स्ट्रेप्टोबैसिलस। और अगर इस तरह से वो स्पाइरल मैनर में है तो उनको हम स्पाइरेलियम कहते हैं। कुछ कॉमा की तरह होते हैं, इंग्लिश लेटर कॉमा की तरह, उन्हें विब्रियो कहते हैं। सो देयर आर डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, अलग अलग शेप्स में बैक्टीरिया आते हैं, और क्योंकि इनको शुरुआत में शेप्स ही देखे गए थे, उसके बेसिस पर इन्हें क्लासिफाई भी किया जाता है। आगे चलते हैं। अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो हमें कुछ एग्जाम्पल्स भी एक टेबल के फॉर्म में मिलेंगे। बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं और कुछ काम के भी होते हैं। जैसे आप जो दही खाते हो, कर्ड खाते हो, उसमें एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, दैट इज यूजफुल बैक्टीरिया फॉर अस, इवन इफ वी कंज्यूम वी विल बी गेटिंग बेनिफिटेड। लेकिन दूसरी तरफ कहीं आप बाहर मार्केट में जाके गोलगप्पे खा के आ जाओ और उसने गंदे जगह से पानी भर लिया हो, उसमें बहुत सारे एंट्रिक अमीबा हो सकते हैं, आपको टाइफाइड हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है।
वो भी बैक्टीरिया से ही होगा। सो बैक्टीरिया कैन कॉज डिजीज बट बैक्टीरिया कैन ऑल्सो बी यूजफुल, ये आपको समझना होगा। और आपको इस टेबल की मदद से कुछ एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया के, और यहाँ देर आर ब्यूटिफुल पिक्चर्स विच आर गिवन एक्सप्लेनिंग हाउ बैक्टीरिया लुक लाइक व्हेन दे आर सीन इन माइक्रोस्कोप। मिक्सोबैक्टीरिया, सीडोमोनास, इकोलाई, अलग अलग बैक्टीरिया यहाँ पर दिए गए हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया के बाद हम बात करते हैं अगली कैटेगरी की, जो है प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा है ये। किंगडम प्रोटिस्टा जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये उन ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जो यूकैरियोटिक है, मतलब इनके अंदर न्यूक्लियस होगा, इनकी सेल के अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, और ये सारे के सारे यूकैरियोटिक होंगे। तो प्रोटिस्टा के अंदर भी कई सारे सब ग्रुप्स होते हैं, इनके अंदर भी क्लासिफिकेशन होता है। जैसे एक इनका मेन ग्रुप है प्रोटोजोआ। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, जोआ मीन्स एनिमल्स, तो जो पहले एनिमल थे, ट्रू एनिमल्स थे, उनको प्रोटोजोआ कहते हैं। कई तरह के एग्जाम्पल्स आपने सुने होंगे, जैसे आपने अमीबा सुना होगा सब लोगों ने। अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका शेप और साइज वो अनडिफाइंड जैसा होता है, और वो मूव करता है अपने सीडोपोडिया की मदद से। सो समथिंग दैट लुक्स लाइक दिस इज अमीबा। एंड एक स्लीपर की तरह, चप्पल की तरह एक ऑर्गेनिज्म होता है दैट इज कॉल्ड एज पैरामीशियम। तो अमीबा और पैरामीशियम जैसे ऑर्गेनिजम्स जो ट्रू न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, सबसे पहले डेवलप हुए थे, दे आर कॉल्ड एज प्रोटोजोन्स। ये एक प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल्स हैं। आप और भी यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, पिक्चर्स भी देख सकते हैं यहाँ पर प्रोटोजोआ के। यू कैन सी वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, बट रिमेंबर दैट ऑल ऑफ देम आर माइक्रोस्कोपिक। ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म क्या है, माइक्रोस्कोपिक हैं, नेकेड आइज से आपको दिखाई नहीं देंगे। अलग अलग क्लासेस होती हैं इनकी। तो कई सारे जो प्रोटोजोन्स हैं, कई सारे जो प्रोटिस्ट हैं, वो रियल लाइफ में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक्साइटिंग दिखते हैं अगर आप उनको माइक्रोस्कोप से देखेंगे। जैसे कि पैरामीशियम एक स्लिपर लाइक ऑर्गेनिज्म, यूग्लिना जिसमें कि एक फ्लैजिला भी होता है, और अमीबा को आप मूव करते हुए देख सकते हैं। तो कई सारे जो प्रोटोजोन्स हैं, when you look through microscope they appear very exciting, as you can see them in the videos. Some of them you can find here in the videos, and you can find even if you can see them in your school with the help of your teacher. आप किसी पॉन्ड से पानी कलेक्ट करके माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। आपके जो बायोलॉजी के टीचर हैं वो आपको इन चीज़ों में असिस्ट कर सकते हैं। So this was part 1 of the classification of organisms across the globe or biodiversity lesson. You can find here इस वीडियो में अगर हम बात करें कि क्या क्या सीखा हमने, so you learned that what is biodiversity, and then you saw how we classify organisms, what are different groups, what do you mean by 5 kingdoms of life, and what is the characteristic of individual kingdom, what bases have been used for their classification. So we have 5 kingdoms. They were classified on the basis of their nutrition or appearance or their shape. So we have Monera that makes bacteria, Protista which is mostly eukaryotic, then fungi, plantae and Animalia. So इनमें से हम 2 चीज़ों के बारे में इस वीडियो में देख चुके हैं, that is Monera and Protista. Stay connected with us and we'll be back very soon with few more videos on the same book written by P.S. Verma and V.K. Agrawal. So these books are augmentary books published by Aschan Publishing for your curriculum. If you are enjoying these videos, do like, share and subscribe. Inform about this to your friends and peers. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.